Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is blood vessel special pathology. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्लड वेसल की स्पेशल पैथोलॉजी को पॉकेट रॉबिन रिव्यू से कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कैपिलरीज के अलावा जो तमाम वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन्स, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, उनके पास तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंडोथीलियम लाइंड इंटीमा होता है, स्मूथ मसल मीडिया होता है और सपोर्टिव एडवेंटिशिया होता है, जिसमें आपको ईसीएम देखने को मिलता होता है। ओके, जो स्मूथ मसल होता है और जो मैट्रिक्स कंटेंट होते हैं आर्टरीज के, ओके, वेन्स के और कैपिलरी के, वो डिपेंड करते हैं उनकी डिमांड क्या है और इनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर स्पेसिफिक वेसल को अफेक्ट करते हैं। लाइक जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ये आप इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरीज में देखने को मिलती है। जो हाइपरटेंशन होती है, ये इंक्रीज टोन की वजह से होती है, स्पेसिफिकली मस्कुलर आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स में। जो वास्कुलाइटिस होता है, स्पेसिफिक वेसल को इन्वॉल्व करेगा। इन्फ्लेमेटरी सेल की एक्सुडेशन और परमिएबिलिटी का ज़्यादा होना, तो वो आपको पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में देखने को मिलता है। वेन्स की दीवारें काफ़ी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से इनका कंप्लायंस ज़्यादा होता है, ब्लड को ज़्यादा अकोमोडेट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजीली ये कंप्रेस्ड हो जाती है या ट्यूमर से या इन्फ्लेमेशन से इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर एनॉमलीज को। ओके, तो जो वेस्कुलर एनॉमलीज होती है, इनके डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। पहला है बैरी एनोरिज्म। तो जो बैरी एनोरिज्म होता है, ये आउट पाउचिंग होती है सेरिब्रल वेसल में। ओके, यानी कॉन्जेनिटली वाल में वीकनेस थी, जिसकी वजह से आउट पाउचिंग हो गया, और अगर ये फट गया तो उसकी वजह से इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज हो सकता है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस फिस्टुला। इंट्रावीनस फिस्टुला आर्टरियोवीनस फिस्टुला। आर्टरीज और वेन्स में फिस्टुला होता है, कॉन्जेनिटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। एक्वायर्ड ट्रॉमा, सर्जरी, इन्फ्लेमेशन या रप्चर्ड हील्ड एनोरिज्म की वजह से हो सकती है। फिस्टुला में हैमरेज हो सकती है, और जो बड़े बड़े फिस्टुला होते हैं वो लेफ्ट टू राइट वास्कुलर शेंटिंग भी करा सकते हैं। ओके, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा। जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो हाई आउटपुट कार्डिक फेल्योर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया नाम से लग रहा है कि यहाँ पर आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी और मीडियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, लेकिन वो डिस्प्लेजिया के फॉर्म में होगा। ओके, तो इंटीमल और मीडिया के अंदर हाइपरप्लेजिया और फाइब्रोसिस दोनों एग्जिस्ट करेगा। रीनल आर्टरी में ये लुमिनल स्टीनोसिस करवा देगा, जिसकी वजह से रीनो वास्कुलर हाइपरटेंशन हो जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है वास्कुलर वाल रिस्पॉन्स टू द इंजरी। नॉर्मल जो एंडोथीलियल फंक्शंस होता है या नॉर्मल एंडोथीलियल सेल्स होती है, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। किस तरह से? पहली बात कि वो एपिथेलियल जो ब्लड बैरियर को मेंटेन करते हैं, परमिएबिलिटी बैरियर होता है, प्रोथ्रोम्बोटिक, एंटी थ्रोम्बोटिक, फिब्रिनोलिटिक मीडिएटर को कंट्रोल करते हैं, ईसीएम की प्रोडक्शन, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना। तो ये इनके होम्योस्टैटिक फंक्शंस होते हैं। फिर आ जाता है एंडोथीलियल डिसफंक्शन। ओके, जब एंडोथीलियल डिसफंक्शन होता है तो एंडोथीलियल डिसफंक्शन में आपको कोगुलेंट या क्लॉटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन देखने को मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा फिनोटाइप जो अल्टर्ड हो गया है, जो वेजो रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है, थ्रोम्बोजेनिक सर्फिस को इंड्यूस करता है और इन्फ्लेमेटरी सेल के लिए एबनॉर्मली एडहेसिव होता है। ओके, तो वेजो रिएक्शन या वेजो रिएक्टिविटी, थ्रोम्बोजेनिसिटी और एबनॉर्मल एडहियन, तो ये एंडोथीलियल डिसफंक्शन की वजह से आती है। फिर आती है वेस्कुलर स्मूथ मसल। जो वेस्कुलर स्मूथ मसल होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं? ये माइग्रेट और प्रोलिफरेट करते हैं जब ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन होती है। साइटोकाइंस ग्रोथ फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ईसीएम को प्रोड्यूस करते हैं, कॉन्स्ट्रक्ट या डायलेट हो सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल या पैथोफिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। इसके बाद इंटीमल थिकनिंग होती है, जो कि स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स है टू द वास्कुलर इंजरी। अब चाहे ट्रॉमेटिक, इन्फ्लेमेटरी, टॉक्सिक इंजरी है, तो इसकी वजह से क्या होगा? स्मूथ मसल की इन ग्रोथ होती है, यानी स्मूथ मसल अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ईसीएम की प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से इंटीमल की थिंकनिंग होती है। दिस इज कॉल्ड न्यू इंटीमा। जो न्यू इंटीमा सेल्स होते हैं, इनके पास प्रोलिफरेटिव और सिंथेटिक फिनोटाइप होता है, जो कि डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है एज कम्पेयर टू अंडरलाइन मीडिया। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ है। हाइपरटेंसिव वास्कुलर डिजीज़ में आपने क्या पढ़ना है? यानी ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब ब्लड प्रेशर कम हो गया, इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन की परफ्यूजन कम हो जाती है। लेकिन जो हाइपरटेंशन है वो एंड ऑर्गन डैमेज कर सकता होता है, और हाइपरटेंशन से क्रोनिक हार्ट डिजीज, सेरिब्रोवास्कुलर हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, एओर्टिक डायसेक्शन वगैरह होती है। ओके, अब हाइपरटेंशन क्या हो, किस तरह से डिफाइन करना है? तो हाइपरटेंशन इस तरह डिफाइन करती है कि डायस्टोलिक 89 और सिस्टोलिक 139 इतना आना चाहिए। ठीक हो गया।
बाकी एक मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है जिसमें 200 और 120 का ब्लड प्रेशर आपने देखना होता है, जिसकी वजह से रीनल फेलियर रेटिनल हैमरेज हो सकती है। अब ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, इसको छोड़ दो क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब मैकेनिज्म ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो जो हाइपरटेंशन होती है दो टाइप की होती है, इडियोपैथिक जिसको एसेंशियल कहते हैं और दूसरा होती है सेकेंडरी, ओके, जो कि पैथोलॉजिकल होती है। ओके, इडियोपैथिक का मतलब है कि कोई कॉज नहीं है बल्कि ये नॉन जेनेटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, लाइक स्ट्रेस है, साल्ट इंटेक है, या मल्टीपल फैक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं, जेनेटिक इन्वायरमेंटल मल्टीफैक्टोरियल पैटर्न है। तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है वो रीनल की वजह से हो सकती है। ओके, रीनल में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रोनिक रीनल डिजीज, पॉलीसिस्टिक डिजीज, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया, रीनल वास्कुलाइटिस, रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। एंडोक्राइन की वजह से हो सकती है लाइक एड्रीनोकॉर्टिकल हाइपर फंक्शन जिसमें कुशिंग सिंड्रोम, प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, लिकोराइस इंजेक्शन है। एक्सोजीनस थेरेपी की वजह से हो सकती है लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एस्ट्रोजन, सिम्पैथोमिमेटिक ज़्यादा ले लिया है। एड्रीनल मेडुला के ट्यूमर की वजह से, पिट्यूटरी का ट्यूमर की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, प्रेगनेंसी इंड्यूस की वजह से हो सकती है। तो ये सारे कॉजेज हैं यहाँ पर हाइपरटेंशन वगैरह के लिए, तो उसको देख लेना। अब पैथोजेनेसिस है, तो पैथोजेनेसिस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई ना कोई कॉज देखने को मिलता है, चाहे वो किडनी का है, चाहे वो सीवीएस का है या किसी और का है। अब वास्कुलर पैथोलॉजी इन हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की वजह से दो चीज़ें होती है, एक होती है हाइलिन आर्टरियोस्क्लेरोसिस और दूसरी होती है हाइपरप्लास्टिक आर्टरियोस्क्लेरोसिस। यानी जो हाइपरटेंशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस की डेवलपमेंट को बढ़ा देती है, इसके अलावा एयोर्टिक डायसेक्शन और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट को बढ़ा देती है। इसके अलावा और दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है, एक हाइलिन होती है और दूसरी हाइपरप्लास्टिक होती है। हाइलिन एंडोथीलियल सेल्स की इंजरी की वजह से होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा लीक कर जाएगा आर्ट्रियोलर वाल में। ओके, स्मूथ मसल सेल की मैट्रिक्स सिंथेसिस बढ़ जाती है और ये डायबिटिक एंजियोपैथी में भी देखने को मिलती है। ओके, दूसरा हाइपरप्लास्टिक है जो कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होती है और इसमें ऑनियन स्किन अपीयरेंस होती है, कॉन्सेंट्रिक लैमिनेटेड आर्ट्रियोलर थिकनिंग होती है। ओके, और एक और भी होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग आर्ट्रियोलाइटिस। ओके, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।